एक ऐसी शख्सियत जिसकी लगातार चर्चाएं पूरे हिसार में चल रही है। अगर मैं कहूं कि हर गली हर मोहल्ले में आप निकले और आपको पोस्टर नजर आए तो कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि आज की अगर मैं बात करूं तो आज भी जब घर से निकलकर कहीं किसी दौरे पर निकले या किसी खबर के लिए निकले तो उस वक्त भी एक पोस्टर नजर आता है, तो वो पोस्टर नजर आता है इन व्यक्ति का। एक बार चाहूंगी चेहरा दिखा दे। और लगातार आपने हमारे चैनल पर नहीं देखा होगा, तरुण जैन जी जो हिसार के सभी लोगों का प्यार लगातार जो है बटोर रहे हैं, इसे कह सकते हैं। क्योंकि आपको बता दूं, हिसार शहर में जितने भी लोगों के बीच ये जाते एक अलग प्यार लेकर आते हैं, एक अलग प्यार बिखेर कर आते हैं, जिसके बाद आज मेरे साथ कैमरे पर जुड़ चुके हैं। चलिए बातचीत कर लेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर, 2009 कितना पुराना समय है, तब से लेकर अब तक राजनीति में चल रहे सफर को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, 2009 में मैंने सामाजिक और राजनीतिक जो एक बोलते हैं ना कैरियर, मेरी शुरुआत हुई थी जी। तो आज 2024 आ गया है, तब से लेकर आज तक हम सामाजिक और राजनीतिक में सक्रियता बढ़ाए हुए हैं, लगे हुए हैं। और उसके बाद जो आगे के जो परिणाम हैं वो जनता जनार्दन ने और भगवान ने देना है। अभी की अगर मैं बात करूं तो लगातार पंजाबी समुदाय, ये पंजाबी समुदाय वो यहाँ से वो खड़ा हो रहा है, वहाँ से वो खड़ा हो रहा है, मतलब इस तरह की बातें लगातार सामने आ रही है कि भाई तीन प्रत्याशी वहाँ हैं, कहते हैं दावेदार हम लोग हैं और हम लोग क्या बताएं हमें मेरे जो है टिकट मिल जाए। लोग ऐसा सोच रहे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर किसी को टिकट भी मिल जाए। सभी लोग दौड़ रहे हैं, लेकिन टिकट किसके हाथ में लगेगी वो जो टाइम है वो बताएगा, समय बताएगा। लेकिन आम जनता क्या चाहती है, आम जनता क्या चाहती है, क्या इस चीज़ को आप अभी तक समझ पाए हैं? देखिए, जो मैं जितना समझ पाया हूँ पिछले 15 सालों में, आम जनता ये चाहती है जो भी प्रतिनिधि बने शहर का, जो भी प्रतिनिधित्व करे शहर का, वो जनता का ना यही रहता है कि चलो 100% काम सभी के नहीं होते हैं जी। कम से कम वो मिलने का, उसकी जो मिलने का जो सिस्टम होता है वो आसानी से मिल सके उस विधायक से, एमपी से या मुख्यमंत्री से। ये ना एक जनता की अंदर से मन के अंदर एक बात रहती है। तो मैंने तो यही समझा है कि भाई अगर आप जनता के लिए हमेशा रहते हैं अवेलेबल, तो आप उनकी समस्या सुनते हैं, तो आपका भी कहीं ना कहीं मन पसीज जाता है कि भाई मैं कुछ ना कुछ करूं उनके लिए। जो इतनी समस्याएं हमारे लोगों की है, हमारी जनता की, हमारे शहर में है, मान लीजिए। तो सबसे बड़ी बात यही मैंने समझी है पिछले 15 सालों में कि बीच में रहना चाहिए, जनता के बीच में। तरुण जी, बीजेपी में अभी आप हैं और लोगों का समर्थन बहुत सारा है। वहीं अगर बात कर लो, कोई भी नेता बड़ा यहाँ पर जब हिसार में आता तो आपसे मिले बिना नहीं जाता। तो क्या लगता है, क्या ये सच में इतना प्यार है या आने वाले समय में टिकट मिलने की तैयारी पूरी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये प्यार है सिर्फ, और मान सम्मान की बात होती है। हम जिसको भी, कोई भी हमारा माननीय एमएलए है, कोई माननीय हमारे एमपी है, कोई माननीय हमारे मंत्री है, उनको हम बड़े प्यार से और बड़े इज्जत के साथ उनको हम निमंत्रण देते हैं, तो वो हमारा स्वीकार करते हैं, तो आते हैं। तो फिर सभी जो हमारे साथी हैं उनसे मिलना जुलना होता है, फिर कोई समस्याएं भी उन लोगों के सामने रखते हैं तो उसका हल भी निकलता है। तो यही सब कारण रहता है, और कोई विशेष ऐसा नहीं है कि मेरे कोई अलग से कुछ मेरे पास कुछ मिलता है तो इसलिए आ जाते हैं। चलिए, सेक्टर 13 की बात करूंगी मैं। वैसे ही नॉर्मली हम बैठे थे, बातचीत चल रही थी, तो उस वक्त वैसे ही जो डिबेट शुरू हो जाती है किस बार जो है किसको टिकट मिलेगी। तो कोई तो कहता है कि तरुण जैन के हाथ ही लग जाएगी, और वो कोई, मतलब मैं आपको क्या बताऊं, वहां पर 4 से 5 प्रत्याशियों के नाम बीच में चल रहे थे कि भाई ये हो सकते हैं, वो दावेदार जितने भी उनके नाम चल रहे थे। लेकिन उसके बाद ये तरुण जैन का नाम बार बार आ रहा था। 2 से 3 लोगों ने आपका नाम लिया, वहीं 1-2 ने ये भी कहा कि हो सकता है कि रामनिवास राणा जो कांग्रेस से है, और हो सकता है कि बीजेपी की अगर बात करें तो मेयर गौतम सदाना भी हो सकते हैं, पता नहीं किस किस का नाम बीच में, अमित ग्रोवर जी का नाम बीच में। तो मतलब क्या लगता है ये तरुण जैन जी का जो नाम है ये 2-3 व्यक्तियों के मुंह पर क्यों बैठा हुआ था? नहीं, देखिए, मुझे इस बात का नहीं पता कि आप कहाँ पे बैठे थे, क्या चर्चाएं चल रही थी। लेकिन जब चुनाव आता है ना, जब कोई भी चुनाव आता है, लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, जब टिकटें वितरण नहीं होती है उससे पहले ना चर्चाएं बाजार में चलती है। और फिर जो सक्रिय राजनीति में होता है, सक्रिय सामाजिक कार्यों में लगा रहता है, नेचुरल है कि उन सबके नाम चलते हैं। तो उनमें से हो सकता है मेरा भी एक नाम चल रहा होगा, तो मैं इस बात को डिनाई नहीं करता। अच्छा, मैं कह देती हूँ आपका नाम चल रहा है। चलिए, अभी बताइए खुशी कितनी है? नहीं, देखिए, खुशी की बात नहीं है। खुशी तो
जब पार्टी अगर टिकट देती है तब खुशी होएगी, और पार्टी किसी और को टिकट देती है तब भी हमारे को खुशी होएगी कि भी हमें चलो पार्टी ने जिसको भी चूज़ किया अच्छा कैंडिडेट है। तरुण जी, मैं आपके दिल की बात बताती हूँ, अगर आपको टिकट मिली तो बहुत खुशी होगी, और अगर किसी और को टिकट मिली चलिए कोई बात नहीं, खुशी तो होगी, काम में वहाँ भी समर्थन देने वाला नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, हमारा संगठन है, हमारी पार्टी है, वो बिल्कुल जो भी निर्णय लेगी वो अच्छा ही निर्णय लेगी समाज के लोगों के लिए, शहर के लोगों के लिए, तो उसके लिए हम तैयार हैं। थोड़ा सा मैं बात को पलटती हूँ, मैंने जो पीछे महिलाएं देख पा रही हूँ बहुत सी सुंदर है, और बल्कि इनमें से एक दो महिलाएं ऐसी भी हैं जो मेरे आस पड़ोस से ही आई हुई हैं। तो मुझे बताइए, लोटस फाउंडेशन के भी आप जो है सारे ऑर्गेनाइजिंग करते रहते हैं, और इन्होंने उद्घाटन भी आपने किया, शुरुआत आपने की, तो इस लोटस फाउंडेशन के साथ किन किन तरह के लोगों को आपने जोड़ा हुआ है, क्या वो भी राजनीति में सक्रिय है? देखिए, मातृशक्ति का ना आशीर्वाद सबसे जरूरी होता है, तो आज आप देख रहे हैं कि सब मातृशक्ति मेरी माताएं बहनें मेरे साथ बैठी है, तो ये हमारे लोटस फाउंडेशन के सब मेंबर ही है, और इनका सबका प्यार आशीर्वाद मेरे साथ है, तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। क्या बात है। चलिए, वहीं अगर मैं बात कर लूँ तो इस वक्त चहल पहल तो लगी हुई है, सीएम साहब भी आकर अभी गए हैं हाल ही में। वहीं अगर बात कर ले, परिवहन मंत्री आए हुए थे, मेरी बात परिवहन मंत्री जी से भी रही, उन्होंने कहा कि भाई हिसार में बहुत अच्छा लगा, मजा आया, और मैं तो बार बार ऐसे सोच रहा हूँ कि आता ही रहूंगा। उन्होंने तो सौगात देकर गए हैं हिसार को, हिसार में जब भी आए हैं वो उन्होंने कहा जब भी मैं आने वाला हूँ मैं कुछ नया देकर जाने वाला हूँ, और मुझे नया मिला भी है यहाँ पर। तो क्या आपसे भी ऐसी कोई बातें हुई है बैठकर जिसके बाद आपको लगता है कि आने वाले समय में कुछ देखने को मिलेगा? देखिए, जब पॉलिटिकल बैठक होती है तो राजनीतिक चर्चाएं चलती है, तो हमारी भी राजनीतिक चर्चाएं हुई है, शहर को लेके भी हुई है, डिस्ट्रिक्ट को लेके भी हुई है, लोकसभा चुनाव को लेके भी हुई थी कि भाई यहाँ पर क्या रहा कारण, हार का कारण क्या रहा। जी। तो वो सारी चर्चाएं, जब राजनीतिक बैठक होती है तो राजनीतिक चर्चाएं चलती है, तो जनरल चर्चाएं हुई है, और सबसे मिलना जुलना रहा। कुछ लोगों के काम थे जो उन्होंने तुरंत प्रभाव से, जो रोडवेज़ के काम थे या कोई बाल विकास केंद्र के काम थे, तो उन्होंने तुरंत प्रभाव से उन कार्यों को करवाने का काम भी किया। आपके नजरिए की बात करेंगे अब, कांग्रेस कहती है कि 90 की 90 सीटें इस बार हम लोग जो है शुरू कर रहे हैं, लड़ेंगे इस पर और जीतेंगे हम। वहीं आम आदमी पार्टी भी यही बात कहती है, और आज कहीं ना कहीं कॉन्फ्रेंस भी रही जो दौरान मैंने बातचीत की। तो क्या लगता है, दो पार्टी आगे, ऐसे तो पार्टियां और भी, निर्दलीय भी खड़े होने वाले, क्या पता निर्दलीय और भी स्ट्रॉन्ग कोई ऐसा व्यक्ति आगे नजर आ जाए, लेकिन तैयारी जो है कैसी लग रही है आपको? देखिए, 2014 में कांग्रेस की सरकार गई थी, वो तब से यही कह रहे हैं कि हम 90 की 90 सीटों पे लड़ेंगे और हमारी सरकार बनेगी। तो अब 2024 आ गया है, 2014 में हारे, 2019 में हारे, अब 2024 में वो अपनी हैट्रिक बनाने जा रहे हैं। बदलाव तो कभी आता है कि बदलाव आता है, लेकिन बदलाव जब आता है जब सरकार सही काम ना कर रही हो। सरकार जब सही काम कर रही है, जनता के हित के काम कर रही है, तो बदलाव जनता क्यों लाएगी? आप एक बात लोकसभा क्षेत्र में ऐसा क्यों नहीं देखने को मिला? हिसार लोकसभा क्षेत्र में आप देखिए ना, जो हमारे कैंडिडेट थे, पूरे देश में जो चुनाव हुआ, हमारे 242 सीटें आई हमारी लोकसभा के अंदर, तो अब बदलाव कहाँ आया? हमारे पारा तो 400 का था ना, नहीं, 400 पार किया जाएगा। ये कुछ जरूरी नहीं होता है कि हम जो नारा दें उस नारे का उसी नारे को हम हिट करेंगे। हमारा टारगेट था सरकार बनाना, तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाना और देश को और आगे लेके जाना, तो उसमें हम कामयाब हुए, हमारी पार्टी कामयाब हुई है। ये तो 3 बार भी अगर अपने जितने कैंडिडेट जीत के आए हुए हैं कांग्रेस के, तो वो तीनों बार के भी अगर मिला ले तो भी उस आंकड़े को नहीं छू पाते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? विधानसभा में मुकाबला नहीं मानते आप? किस तरीके का? किसी तरह का कोई मुकाबला नहीं है, ये कोई मुकाबला नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अभी आपने देखा होगा कि किस तरीके से भ्रष्टाचार की इनकी जो पुरानी परतें खुलती जा रही है, तो जनता क्यों उनको वोट देगी? किस लिए वोट देगी? कि वो इसलिए वोट देगी कि ये दोबारा आए और दोबारा भ्रष्टाचार करें। बीजेपी में अल्पमत को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही थी, क्या उस पर कोई बड़ी अपडेट आ पाई है अभी तक? नहीं, सरकार के पास पूर्ण बहुमत है, कोई अल्पमत में सरकार नहीं है, और कुछ जो नाराज निर्दलीय विधायक हैं उनसे सबसे बातचीट हमारी सीएम साहब की रेगुलर होती रहती है, और कुछ चीज़ें होती है, कई बार कुछ काम नहीं हो पाते हैं, तो वो प्रेशर पॉलिटिक्स होती है, उसको बोलते हैं, तो बनाने की कोशिश करते हैं, तो वो सब ठीक है। सरकार अपना पूरा टाइम, अपना जो एक अक्टूबर तक का टाइम पूरा करेगी और
निर्धारित समय पे ही हमारे विधानसभा चुनाव होंगे। वहीं अगर बात करें तो काफ़ी ऐसे निर्दलीय हैं जो बीच में आकर कहते हैं, कॉन्फ्रेंस कल परसों की रही है, उनका कहना ये है कि अब जितने भी नेता बनते हैं वो पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन अगर आप हमारी तरफ से किसी को खड़ा करेंगे वो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होगा, वो जो है आगे बढ़ेगा, आगे चीज़ों को समझाएगा। तो वो मेरा सवाल भी रहा कि आप पढ़े लिखे का मतलब क्या कहना चाहते हैं, क्या कौन सा नेता ऐसा जो ना पढ़ा लिखा हो? तो ये बातें जो है सामने आई हैं, तो क्या लगता है ऐसा कुछ भी बीजेपी में देखने को मिला है जो 12वीं पास ना हो या कम पढ़ा लिखा हो और वो अच्छे से जो है चला ना पा रहा हो? क्या लगता है आपको? कौन कहता है ये बात आपको? ये अभी निर्दलीय से एक व्यक्ति खड़ा होने वाला है, उसका नाम मैं आपको ऑफलाइन जरूर बताऊंगी, लेकिन ये बताइए क्या लगता है, हालात क्या लगता है? देखिए मेरी बात सुनिए आप, कुछ उसकी ना नॉलेज कम है मुझे जो लगता है। अच्छा, ठीक है, हमारे जो सरकार में विधायक है सब पढ़े लिखे हैं, ठीक है, वो कोई कम है कोई ज़्यादा है वो पैमाना अलग है, लेकिन अनपढ़ कोई नहीं है। तो ये जो मूर्खता वाली बातें हैं जो भी ये व्यक्ति कर रहा है, तो आप उसको जब भी मिले आपको, जब भी आप उसका इंटरव्यू करें दोबारा पूछना कि भाई आप नाम लेके बताइए कि कौन सा विधायक है जो बीजेपी का जो अनपढ़ है। तो क्या लगता है सरकार जो चलाने का काम है वो किस तरीके से चलने वाली है? वो क्या आम जनता डिसाइड तो करेगी भाई कि भाई इस बार कौन जीतेगा या कौन हारेगा, किसको टिकट मिलेगी, उसके बाद कौन किसके पल्ले में कितना पड़ेगा, लेकिन हालात क्या लगते हैं? आम जनता किसको प्यार देगी? क्या बदलाव जो लेकर आएगा उसको प्यार मिलेगा या क्या कुछ रहेगा? देखिए हरियाणा प्रदेश में जितनी सरकार ने स्कीमें आज चलाई हुई है वो सही से जो लोगों तक पहुंच रही है, और कुछ स्कीमें हैं जो सही से नहीं पहुंच रही हैं। हमारा प्रयत्न ये रहता है कि हम जो जितनी बेनिफिट्स आम जनता को मिल सके उसका कार्य हमारी पार्टी के कार्यकर्ता निरंतर करते रहते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें होती है फिर भी कहीं ना कहीं एक कम्युनिकेशन गैप आ जाता है जिसकी वजह से कुछ लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल कह सकते हैं। तो मैं इस बात को बिल्कुल डिनाई नहीं करूंगा कि भाई हम जो सरकार चला रहे हैं 100 में से 100 अंक है, हाँ, लेकिन हम ये कह रहे हैं जब कांग्रेस की सरकार थी उसमें से 100 में से 20 अंक थे। आज जनता से अगर आप बात करेंगे तो 100 में से हमारे को 90 अंक जनता देती है। तो कुछ कमियां हैं, और जो तीसरी बारी हम जब सरकार बनाएंगे और उन चीज़ों को बिल्कुल फुलफिल करेंगे और अच्छे से प्रदेश का जो आर्थिक और जो सामाजिक विकास है वो सही तरीके से होगा। चलिए वीडियो को जो है ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ तरुण जैन जी जो हमारे साथ मौके पर मौजूद थे और आगामी समय में क्या होने वाला है उसकी थोड़ी सी झलक जो है नजर आ गई होगी। वहीं मैं आज की बात करूं, एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा। आम आदमी पार्टी कहती है, सीधी बात है, आम आदमी पार्टी कहती है कि अगर हरियाणा में सरकार बनेगी तो सेम वही होगा जो दिल्ली और पंजाब में हुआ। उनका कहना है फ्री एजुकेशन, फ्री बिजली मिलने वाली है और फ्री में इलाज होने वाला है। 1000 रुपए हर महिला के, हर बहन के खाते में आने वाले हैं। उसको लेकर क्या लगता है, आप क्या कहेंगे? देखिए हमारी पार्टी कभी ना झूठी घोषणाएं नहीं करती। एक मिनट, आप क्या कहना चाहते हैं? आम आदमी पार्टी झूठी घोषणाएं कर रही है? बिल्कुल झूठी घोषणाएं हैं, कोरी घोषणाएं हैं ये। आप दिल्ली में जाके देखिए, आप पंजाब में जाके देखिए, जहाँ पर उनकी सरकार है, किस तरीके से नशा बढ़ रहा है, किस तरीके से क्राइम रेट बढ़ रहा है, किस तरीके से जो एजुकेशन की बात करते हैं, जिस स्कूल के अंदर 100 बच्चे होने चाहिए वहाँ पर इन्होंने 500 बच्चों का एडमिशन करके दिखाया हुआ है। तो आप देखिए ये प्योर करप्शन, प्योर भ्रष्टाचार फैला रखा है, और जिसकी वजह से आज शराब नीति के मामले में ये वो लोग हैं जिन्होंने सिर्फ झूठ पे राजनीति करी, जिन्होंने अन्ना हजारे जी को पर्दे के पीछे फेंक दिया, जिन्होंने कुमार विश्वास जी को पर्दे के पीछे फेंक दिया। जितने भी इस पार्टी के फाउंडर लीडर थे जिन्होंने इस पार्टी को खड़ा करने के लिए अपना खून पसीना बहा, उन सबको इन्होंने खुड्डे लाइन लगा दिया। सिर्फ एक अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि मैं ही इस देश के अंदर, इस पार्टी के अंदर सुप्रीमो बना रहूं। तो ये मैं नहीं समझता कि एक लोकतंत्र के अंदर बहुत अच्छी बात है। क्या अरविंद केजरीवाल आपको सही नहीं लग रहे हैं? आप कहना क्या चाहते हैं? आप अपनी बात को सही से बताएंगे। क्या अरविंद केजरीवाल जो काम कर रहे हैं दिल्ली में वो सही नहीं है? आप दिल्ली का हाल जाके देखिए, जब बारिश होती है तो वहाँ पे क्या हाल होता है। बारिश तो यहाँ पर भी पानी भर जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पर भी पानी नहीं भरता है, लेकिन दिल्ली हमारी देश की राजधानी है जी। उसका जो बजट है यहाँ से कई गुना ज़्यादा है। लेकिन ये कहते थे कि हम गंगा को साफ कर देंगे 5 सालों में। आज इनकी सरकार को बने हुए 10 साल से ज़्यादा हो गए। आप गंगा का हाल देख लीजिए, आप पोल्यूशन का हाल देख लीजिए, आप ट्रैफिक जाम का हाल देख लीजिए, आप वहाँ की सड़कों की व्यवस्था देख लीजिए, आप मेट्रो, जो कुछ चीज़ें जो सेंटर के अंडर है,
इसी वजह से सही चल रही है। अगर सारी चीज़ें उनके अंडर चली जाती ना तो आज दिल्ली ना एक बहुत बड़ा नरक का अड्डा बन चुका होता। अगर ये सेंटर इसको ना संभाले, केंद्र सरकार इसको ना संभाले, तो अरविंद केजरीवाल जी ने तो इसको एक नरक बना चुके होते अभी तक। और बिना बजट के, बिना पैसे के ऐसी घोषणाएं करना, ये आपको पता है कि बहुत लंबा टाइम तक नहीं चलती है और जनता इस बात को अच्छे से समझती है। तरुण जी, जिस तरह की आपकी बातें चल रही है, मैं तो चाहूंगी कि एक लाइव और मैं जरूर आऊं और डिबेट करवाऊं इस चीज को लेकर कि एक तरफ आप और एक आम आदमी पार्टी की तरफ से एक व्यक्ति, जब पता चले कि कौन कितना पानी में, उस चीज को लेकर भी देखिए आपने जिस तरह की बातें की, कहीं ना कहीं वो भी आरोप लगाते हैं और विपक्ष का काम है आरोप लगाना। तो जब दोनों को आमने सामने किया जाएगा तो क्या लगता है वातावरण कैसा होने वाला है? देखिए, वो आरोप लगाते हैं, हम सत्य बोलते हैं। हम जो बात बोल रहे हैं ऑथेंटिक बातें कर रहे हैं। हमारी पार्टी की जो सरकार आज केंद्र में बनी है तीसरी बारी, वो किसी झूठ के बलंदे पे नहीं खड़ी है। लेकिन विपक्ष कहता है कि आप लोग झूठ के उस पे खड़े हैं। तो जनता मतलब जनता ने जो हमें मैंडेट दिया है, इसका मतलब जनता मूर्ख है? जो जनता ने हमें इतना वोट दिया तो जनता इसका मतलब गलत है? वो यही कहना चाहते हैं कि वो ठीक है और जनता गलत है। एक मिनट, मैं आपको बता दूं कि आप लोग यानी कि बीजेपी वाले कहते हैं कि झूठ की जुमलेबाजी करती है विपक्ष का नाम, ठीक है? विपक्ष कहता है कि बीजेपी 1947 में जब देश आजाद हुआ था, उसके बाद आज पहली ऐसी पार्टी है जिसमें तीसरी बार लगातार सत्ता में आके अपने देश का नाम रोशन कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। झूठ के दम पे कोई तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बन सकता था। एक बार बन सकते हैं, 2 बार बन सकते हैं, तीसरी बार जनता इतनी मूर्ख नहीं है। आज हमारे देश का युवा, हमारे जितने भी वोटर हैं, सब पढ़े लिखे हैं, सब समझते हैं। इतनी झूठ बोलने के बाद भी विपक्ष ने सारे सब इकट्ठे हो गए बीजेपी के खिलाफ, तो भी कुछ नहीं कर पाई है। आप ये देखिए ना, कितना इन्होंने झूठ बोला, कितना इन्होंने ताकत लगाई एक पार्टी को हराने के लिए, फिर भी ये नहीं जीत पाए। ये जनता देखती है, जनता समझती है सब बातें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। खैर, हमारे साथ है तरुण जैन जी और बहुत ही अच्छी बातचीत रही और मैं तो कोशिश ही करूंगी कि एक बार जरूर दोबारा कैमरे पर लेकर आऊं क्योंकि ये बहुत जरूरी रहने वाला है।